हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता। यहाँ पे आपको आभासी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि समतल दर्पण में भी वर्चुअल इमेज बन सकता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है प्रकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है। हम सभी जानते हैं कि प्रकीर्णन के घटना पे आधारित प्रकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। आपको बताना है इसमें, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जो किरण आती है तो किस ओर मुड़ती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाता है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। और अवतल लेंस की यहाँ पर बात करता तो ये हो जाता आपका ऋणात्मक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। इसमें आपको बताना है कि ये जो 1 डायोप्टर दिया गया है आपका लेंस की क्षमता, उसके बाद आपको फोकस दूरी पूछा जा रहा है। और सबसे पहले आपको लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, जो दिया गया है वो चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेंस की शक्ति को हम पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर जो होता है वो होता है 1/f। यहाँ पे दिया गया आपका जो वो पहले लिख लीजिए, ये है आपका 1 डायोप्टर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेंस की शक्ति का जो सूत्र होता है, सूत्र P बराबर 1/f से, और ये जो होता है आपका ये मीटर में होता है, ठीक है। अब यही सूत्र को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100/, ये एफ हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर आपका हो गया, तो एफ बराबर जो यहाँ पर लाइएगा तो 100 और बट्टे पी हो जाएगा, और पी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 बट्टे इसका वैल्यू +1 है, तो +1 रखिए। तो यहाँ पर आपका P बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा +100 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है, ठीक है। और Q बराबर जो होता है, यानी कि आवेश, विद्युत आवेश Q बराबर विद्युत धारा अब गुना समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो Q बराबर आ गया आपका, विद्युत धारा को हम I लिखते हैं और ये समय को हम T लिखते हैं, ठीक। एक फॉर्मूला आपका आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है आपका, ये वोल्ट दिया गया है, ओम दिया गया है, एम्पियर दिया गया है, कूलम दिया गया है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलम होता है। एक और मात्रक आप याद रखिए, यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो ये भी मात्रक हो गया एक तरह से। तो Q बराबर इसका SI यूनिट आ चुका है आपका एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड ये भी मात्रक ही है, SI मात्रक, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आपको इसमें बताना है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। दोस्तों, वोल्टमीटर में तो होता ही है, और एमीटर में तो होता ही है, और कुंडली में नहीं होता, विद्युत सेल में भी होता है। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश जो होता है वो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुंडली आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? सबसे पहले तो प्रतिरोध को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को हम आर से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, ओम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आर बराबर आपसे पूछा जा रहा है, आर का मान क्या होगा? और एक फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना चाहिए, वो होता है क्या कि P बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है, जहाँ पर ये शक्ति जो है P है, और ये विद्युत विभव जो है V है, और प्रतिरोध जो है वो आर है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर वी स्क्वायर और बटे आर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका V का मान हो जाएगा 220 वोल्ट। तो आर बराबर हम लिखते हैं 220 का स्क्वायर, और बटे P का मान है 100। चलिए 220 पर स्क्वायर है तो 220 और गुना 220 कर देंगे, और बट्टे में जो है आपका 100 है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैंसिल भी कर लीजिए, जीरो से आप जीरो और जीरो कैंसिल कीजिए, और इस तरह से आपका आंसर आ चुका है 22 और गुना 22, यानी कि 484 ओम आ गया है। सो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? आपको इसमें बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है। हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर वी स्क्वायर बटे आर भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को एक अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, आर बराबर वी बटे आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देखिएगा तो V बराबर आई आर है, V बराबर आई आर है, और आई बराबर जो है नहीं मिल रहा है, तो V बराबर जो है, सॉरी, V बराबर आई आर मिल रहा है, बाद में कि ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि यहाँ पे ओम के नियम से V बराबर आई आर हमें प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, जब भी आप विद्युत प्रतिरोध को चालक में कन्वर्ट कीजिएगा, उसे कंडक्ट कराइएगा, तब जा करके ये उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। विद्युत धारा के कारण चालक में उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मीय प्रभाव। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया उत्पन्न होती है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, जब कली चूना पे जल डाला जाता है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सो ऑप्शन आ गया आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है उपचयन में, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का योग भी होता है। यानी कि ये
वियोग भी कर सकता है और योग भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है। इसका मतलब ये सभी चीज कर सकता है। ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? आपको इसमें बताना है कि जल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों ये कैथोड पर जो है ना, एनोड पे नहीं पूछा जा रहा आपसे, एनोड पे नहीं पूछा जा रहा है, किस पे पूछा जा रहा है? कैथोड पे पूछा जा रहा है। कैथोड पर जो है हाइड्रोजन मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। इसमें आपको बताना है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात बताना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए हाइड्रोजन का तो हम सभी जानते हैं एक होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 8 होता है ना, इस तरह से होता। अब इसमें जो है जल का फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, H2O। इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप परमाणु संख्या से जब तुलना कीजिएगा तब तो गलती हो जाएगा। इसमें आपको आयतन के हिसाब से बताना है, यानी कि हाइड्रोजन का 2 आयतन है, ऑक्सीजन का 1 आयतन है, तो इसका मतलब 2 अनुपात 1 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी नंबर का सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? इसमें चूना जल का रासायनिक नाम आपको बताना है। चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है। इसको आप याद रखिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? क्या पूछा जा रहा है? ये संश्लेषित सूचक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो संश्लेषित सूचक जो होता है वो मेथिल ऑरेंज होता है। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और अभी जो है आपको हम बता रहे थे इसमें चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो अभी इसमें टिक नहीं मारे थे, ऑप्शन बी इसका सही होता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना कैरेट में? कितना कैरेट में व्यक्त किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। 22, 24, 20 और 12। तो आपको भी पता होगा कि इसको कितना में व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, सॉरी, कितना में व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ऐसा पूछा जा रहा है। दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। यहाँ पर आपको दिया गया है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो साइन होता है Al होता है, इसको भी आप याद रखिए, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है, इसको भी आप याद रखिए। और यहाँ पर बॉक्साइट के बारे में पूछा जा रहा था, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 इंटू 2H2 है, इसको भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? आपको बताना है कि किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सोडियम को, किसको? सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सोडियम का संकेत होता है Na और परमाणु संख्या 11 होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो हम क्या जाने, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित
कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? आपको बताना है इसमें एल्काइन कौन सा समूह है। ठीक है, तो ये जो आप एसिटिलीन देख रहे हैं ये एल्काइन ग्रुप का हो है। किसका है? एल्काइन है। फॉर्मूला भी आपको तीन पता होना चाहिए, जैसे सभी को पता रहता है। एक फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का होता है। किसका? एल्केन का। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर्मूला हो है आपका वो है CnH2n, ये जो है ये है एल्कीन का। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका CnH2n माइनस 2, और ये होता है एल्काइन का। और इसी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बना था। ठीक है, एल्काइन, यहीं से क्वेश्चन आपका आया था। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। इसमें आपको ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक जो होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है आरबीसी इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कवक में पोषण की विधि जो होता है वो मृत जीवी विधि होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? क्या पूछा जा रहा है? कौन अपघटक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अमरवेल एक अपघटक है। अमरवेल एक अपघटक है। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें पौधों के उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, टेनिन भी होते हैं, गोंद भी होते हैं, रेजिन भी होते हैं। इसका मतलब ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग में मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? क्या पूछा जा रहा है? मस्तिष्क में कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ये अग्र मस्तिष्क को पहचानने का केंद्र माना जाता है। गंध पहचानने का केंद्र अग्र मस्तिष्क को माना जाता है या फिर कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। आपको बताना है कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। कितना? तो कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितना? 12 जोड़ी। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? ठीक है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद करके जाइएगा कि फल पकाने वाला हार्मोन का नाम आप बताइए। ये जो होता है दोस्तों एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है आपका, घेंघा रोग पनपता है, यानी कि घेंघा रोग किसके कारण होता है? घेंघा रोग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो आपको भी पता होगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना है निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ये मस्सा जो होता है, क्या मस्सा, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसका मतलब ये सभी होता है, ये गोनोरिया भी होता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है आपका, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या पूछा जा रहा है? मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव लिंग में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के भी जल सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो कोयला जो है बिन ज्वाला का भी जलता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? आपको बताना है किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ठीक है, ऐसा पूछा जा रहा। तो सिलिकॉन से जो है सोलर सेल बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। वाट जो होता है ये शक्ति का होता है। अभी इस पर सवाल भी हम लोग किए थे ना, जिसको हम पी बोलते हैं। और जूल जो होता है ये कार्य का होता है। किसका? कार्य का होता है। और ये न्यूटन जो होता है ये होता है बल का। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? यानी कि विद्युत चुंबक जो हम बनाते हैं किस क्षार का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको जो है ना बनाने के लिए आपको नर्म लोहा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नर्म लोहा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? क्या पूछा जा रहा है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है ना? इसमें दोस्तों निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इनर्ट गैस, जिसको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ये जो है इनर्ट गैस इसमें भरी जाती है। इस तरह से ऑप्शन आई इस तरह से ऑप्शन हो गया आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ इसका पूछा जा रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम वेवलेंथ कितना होता है, वो आपको बताना है। दोस्तों प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 380 नैनो इंटू मीटर में होता है। 380 नैनोमीटर इसका यूनिट आप याद रखिएगा। नैनो इंटू मीटर में ये 380 होता। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक जब दिया जाएगा तो ऑप्शन इसका चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन आ गया आपका बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक कितना है? इसमें आपको हीरे का अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, किसका? हीरे का अपवर्तनांक बताना। दोस्तों हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 4.24 होता है। कितना? 4.24। आपको इंटर में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो अभी से ही आप इसको रेडी कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 में क्या बोला जा रहा है आपको? 38 में आपको क्या बोला जा रहा है वो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपको बताना है कॉर्निया रंगीन भाग होता है कि रेटिना होता है कि परितारिका होता है या फिर पुतली होता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों रंगीन जो भाग होता है नेत्र का वो कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए 39 का आपका, प्रकाश के वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ अधिकतम होता है। आप अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? न्यूनतम वेवलेंथ कितना होता है? तो 380 नैनो इंटू मीटर पढ़े थे। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है किसमें अधिकतम होता है, ऐसा पूछा जा रहा है ना आपसे ना। तो ऐसा पूछा जाए तब जा करके लाल रंग में आप टिक करके आइएगा। किसमें? लाल रंग में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक, क्या पूछा जा रहा है? अपवर्तनांक के बारे में पूछा जा रहा है, अधिकतम होता है ना। किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है? वायु का होता है कि बर्फ का होता है
या कांच का होता है या हीरा का। इस तरह से आपसे अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। दोस्तों सबसे जो ज्यादा अपवर्तनांक होता है वो हीरा का ही होता है। और अभी अभी आप पढ़े होंगे 2.42 होता है। यही तो आप अगले क्वेश्चन में पढ़े थे, पिछले क्वेश्चन में ना। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक जो होता है वो हीरा का ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दोस्तों एक मिरर फॉर्मूला होता है, एक लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र के लिए जो है ना आपका हो जाता है 1/d+1/u बराबर 1/f। और लेंस फॉर्मूला में होता है क्या, इसमें सिर्फ माइनस आपको ऐड करना होता है, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए, तो यहाँ पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। और यहाँ पर जो देखिएगा ये दर्पण सूत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है बी नंबर में, ये तो 1/v माइनस 1/u अगर होता और 1/f तो ये लेंस फॉर्मूला हो जाता। मगर यहाँ पे 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f किया गया है। इसीलिए यहाँ पे न तो ये लेंस फॉर्मूला होगा न ही दर्पण फॉर्मूला होगा। क्योंकि यहाँ पे 1/v को माइनस में रखा गया है, वो प्लस में रहता है, और 1/u माइनस में रहता है, तब जा करके लेंस फॉर्मूला होता। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये क्वेश्चन काफी प्रचलित है और सभी स्टूडेंट को लगभग लगभग पता ही होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? दोस्तों सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना होगा कि अपसारी लेंस को अवतल लेंस बोला जाता है और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस बोला जाता है। इसको अवतल लेंस बोला जाता, ठीक है। और ये अपसारी हो गया। उसके बाद अभिसारी जो होता है, अभिसारी लेंस, उसको उत्तल लेंस बोला जाता है। क्या? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अभिसारी लेंस के बारे में, तो अभिसारी लेंस सॉरी अपसारी लेंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। यदि आपसे अभिसारी लेंस पूछा जाता तो ये होता, ये वाला। अभी आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है ना। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना होगा कि अवतल दर्पण में जो है ना नेगेटिव यूज किया जाता है फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है, और उत्तल दर्पण के लिए जो है ना पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण में पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पर प्लस में फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। यदि यहाँ पे -20 सेंटीमीटर होता तो ये अवतल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है, यानी कि अवतल और उत्तल। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। सो ऑप्शन ये आपका ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक का मतलब ये हुआ कि जिससे करंट प्रवाहित होता हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में सल्फर है, सेकंड ऑप्शन में क्लोरीन है, और ये ग्रेफाइट है, और ये आयोडीन है। दोस्तों इनमें जो विद्युत का सुचालक है वो है आपका आयोडीन।
आयोडीन इसमें विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब ये ग्रेफाइट जो दिख रहा है ये सभी क्या हो गया आपका विद्युत का कुचालक हो गया। कुचालक दैट मीन्स इससे करंट प्रवाहित नहीं होगी। कुचालक, ठीक है। तो ये कुचालक और आयोडीन सिर्फ आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सुचालक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, यानी कि किसके नियम से प्रेरित धारा का नियम प्राप्त किया जाता। ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा जो प्राप्त होती है वो दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है। किसके नियम से? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ये प्राप्त होता है आपका क्या दक्षिण ये प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, जो जल कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या बोला जा रहा है? जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका इंजन और ईंधन, फिर है तापक। दोस्तों जो जल कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, उसको हम ईंधन बोलते हैं, फ्यूल, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। अभी नया में जो आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या जो है 18 है। वर्गों की संख्या 18 है। और आवर्तों की संख्या 7 है। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप याद करके जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये एल्केन का सूत्र है, क्या CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का सूत्र हो गया। ये एल्किन का सूत्र हो गया, ठीक है। CnH2n एल्किन का, एल्केन एल्किन और एल्काइन ये हो गया आपका, ये एल्काइन हो गया। सो देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, एल्केन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत कौन है? इसमें ये जो आप देख रहे हैं CHO, ये एल्डिहाइड इसको बोला जाता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ये आपका जो दिख रहा है बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये CO करके, इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, यही है आपका कार्बनिक समूह, ठीक है। कार्बनिक समूह यही है आपका। और ये लास्ट में जो देख रहे हैं इसको ईथर बोला जाता है, ईथर का समूह है ये, ईथर समूह है। और ये कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। चलिए तो ये ऑप्शन हो गया आपका सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों ये जो 12 दिख रहा है ये मैग्नीशियम का है, और ये 18 जो ऑप्शन बी में दिख रहा है ये आर्गन का होता है, और ये सी नंबर में जो आपको 20 दिख रहा है ये कैल्शियम का होता है, और ये 7 जो दिख रहा है आपका ये होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन जो है यही कैल्शियम का परमाणु संख्या है, यानी कि 20। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? ठीक है। यहाँ पर केलामाइन जो है जिंक धातु का अयस्क है। किसका? जिंक धातु का, ZnCO3। तो ये आपका अयस्क हो गया जिंक का, ठीक है। केलामाइन जिंक का अयस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? ठीक है, इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, धातु नहीं पूछा जा रहा, अधातु पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट जो देख रहे हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है। अधातु रहते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है, यानी कि एक्सेप्शन में ये आता है। तो इसको आप ज़्यादातर से ध्यान में रखिए, ज़्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि एक्सेप्शन में जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे चलो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन-सा पदार्थ जलीय विलयन, यहाँ पर नीचे नहीं होगा दोस्तों, नीले होगा, ठीक है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीचे को आप नीले कर दीजिए, टाइपिंग एरर है थोड़ा-सा। तो ये अम्ल जो होता है, ये पदार्थ का जो जलीय विलयन होता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये लक्षण जो है अम्ल में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, इसका मतलब ऑप्शन ये हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को शुष्क बर्फ बोला जाता है। इसका मतलब ये CO2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, कार्बन क्या है? ना क्या पूछा जा रहा है, कार्बन क्या है? दोस्तों कार्बन जो है ये अधातु होता है, और कार्बन की परमाणु संख्या तो आप जानते होंगे 6 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, आपको इसमें बताना है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं या उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब अम्लीय या क्षारीय दोनों का गुण रखता हो, उसे हम उभयधर्मी यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है धातु के ऑक्साइड, ये हमेशा क्षारीय होता। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? आपका ऑप्शन है लोथियम, हीरा, सोडियम और पोटेशियम है। क्या-क्या? लोथियम है, हीरा है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू गैस यानी कि एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? मेथेन ऑप्शन है आपका, ब्यूटेन है, फिर है आपका एथेन और प्रोपेन है। इस तरह से आपका ऑप्शन है। ये ब्यूटेन जो होता है ये एलपीजी का प्रमुख अवयव होता है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है पेंटेन यानी कि C5H12 है। यहाँ पे आपको इसके कितने संरचना अवयवी संभव है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका संरचना अवयवी जो है 3 सही है। जैसे कार्बन को कार्बन से और कार्बन को कार्बन से जोड़िएगा, तो ये पूछा जा रहा है कितना संरचना इसका संभव है, ये ऐसा पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है 3 संरचना संभव है। सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे सोना यानी कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों परमाणु संख्या, सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 79, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया ZnO प्लस COZn प्लस CO2 में कौन अपचयित होता है? ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। हालाँकि रिएक्शन से जो है कम ऑब्जेक्टिव आता है, 1-2 ऑब्जेक्टिव किया जाता है, नहीं तो नहीं के बराबर भी कभी-कभी आता है, तो इसको आप एलिमिनेट करके भी चल सकते हैं, ना? ये हो जाएगा आपका CO जो है अपचयित होता। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये गैल्वेनीकरण कहते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। क्या? गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन इसको बोला जाता है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का कैसा रंग होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है।
दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है। सो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये जो संबंध होता है BS4 का, ये होता है जल प्रदूषण से। सो ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है, BS4 का संबंध है आपका। इसमें आपको BS4 का संबंध किससे, मृदा प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या वायु प्रदूषण प्रदूषण से जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये वायु प्रदूषण से है। किससे, वायु प्रदूषण से। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। उभयलिंगी का मतलब होता है जो पानी में भी तैर सकता है और अ, धरती पे भी ये तैर सकता है, यानी कि अर्थ पे और वाटर पे दोनों पे ये रेंग सकता है इस तरह से। तो ये केचुआ आपका है, फिर कृमि है और हाइड्रा है और मछली है। उभयलिंग का मतलब दो चीज से होता है, उभय का मतलब दो, ठीक है। तो ये जो होता है मछली हो गया आपका, ये दोनों पे नहीं रह सकता है। केचुआ तो दोनों पे रहता है, अर्थ पे भी और पानी में भी रह सकता है, कृमि भी और हाइड्रा भी। मछली ऐसा प्राणी है कि ये सिर्फ जल में रह सकता है, अर्थ पे संभव नहीं है, ये मर जाएगी। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किसमें, एक दिशीय में या बहुदिशीय में, द्विदिशीय में या चक्रीय दिशीय में, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक दिशीय में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तो पर्यावरण का हिस्सा ही है, यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल ये तीनों पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप पर्यावरण लिख करके और इसको बता सकते हैं, ये तीन पार्ट जो है इसका, स्थल मंडल और वायुमंडल और जल मंडल, इसी को तो आप पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 69, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। दोस्तों चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ये क्वेश्चन काफी प्रचलित है, हालांकि 12th में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होता है मटर का पौधा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, यानी कि ये बार बार चलते रहता है, वंशागत जिसको आप बोलते हैं बार बार चलते रहता है, वो नहीं है, ये वंशागत नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। वंशागत है ऐसा नहीं, वंशागत नहीं है, ठीक है। तो ये है चमड़ी का रंग, ये वंशागत नहीं है। आँख का रंग ये भी हो सकता है, यदि आपके मम्मी को है तो आपका भी वो लक्षण आ सकता है। शरीर का आकार भी उस ढंग से हो सकता है। बालों का प्राकृतिक भी हो सकता है, मगर चमड़ी का आकार ऐसा नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये साफ जल में उत्पन्न होते हैं, किसमें, साफ जल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं। आपको बताना है परागकोश में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, ये है आपका एनामेल। वैसे दांत का टोटल हिस्सा 4 होता है, जिसमें से आप ये जो देख रहे हैं यही एनामेल जो है दांत के सफरी सबसे ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दोस्तों ये है आपका एनामेल। वैसे दांत को 4 हिस्सों में बांटा गया है, कैनाइन, प्रीमोलर
इंसाइजर और सब जो बोलते हैं, वहीं इसका हिस्सा होता है। ठीक है? तो ये भी आप ख्याल रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लसिका का रंग होता है ना? इसमें आपको लसिका का रंग कैसा होता है वो बताना है। तो इसका रंग हल्का पीला होता है। कैसा? हल्का पीला। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है ये आपको बताना है ना। इसमें सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, C6H12O6। इसमें जो आप देख रहे हैं तो ये CO भी मुक्त होगा, O भी मुक्त होगा और HO भी मुक्त होगा, यानी कि डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ से संचित होता है? यानी कि पौधों में जो टेनिन नामक पदार्थ बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है? तो ये जो है पत्ती के छाल में संचित होता है। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है वो आपको बताना है। ये होता है ट्रेकिया ना। गल्फर जो हो गया ये मछली का होता है। ठीक है? और फेफड़ा तो आप सभी जानते हैं ये मनुष्य का होता है श्वसन अंग। और ये जो आप देख रहे हैं ये त्वचा जो है ये केचुआ केचुआ। ठीक है? इस तरह से। तो ये हो गया आपका तिलचट्टा का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होता है। ये आरबीसी का जीवन काल ये 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 4 से 5 दिन तक का होता है। कितना? 4 से 5 दिन। और इसका जो होता है आरबीसी का ये 120 दिन का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये ऑप्शन जो है इसका ए सही होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जीन शब्द अगला क्वेश्चन है आपका जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसमें आपको बताना है कि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये जॉनसन ने दिया था। किसने? जॉनसन। ये मेंडल जो देख रहे हैं ये मटर के पौधे चयन किया था। ये लेमार्क जो देख रहे हैं ये लेमार्कवाद सिद्धांत दिया था। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल यानी कि टारगेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए हमेशा के लिए लेकर आते रहें।